सो लग्जरी जो वर्ड है वो मैंने रियल लग्जरी मुंबई में देखा था। सो पूना में शायद टाइम लगेगा अभी लग्जरी को आने के लिए। बोलने के लिए हर कोई बोलता है वी आर इनटू लग्जरी। तो अभी आपने जैसे बताया पुणे में लग्जरी है ही नहीं, राइट। तो मैं खुद एक इंटीरियर डिजाइनर होके मुझे अभी ऐसे लग रहा था कि जितना मैंने देखा है वो एक लग्जरी है, और आप बोल रहे हो कि पुणे में लग्जरी है ही नहीं। रियल एस्टेट मार्केटिंग काफी अलग है दूसरे सेक्टर से, राइट। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें सबसे यूनिक चैलेंजेस या फिर रिवॉर्ड्स क्या है? जैसे मैंने बताया था आपको कि कोई कोई कस्टमर शायद लाइफ में एक ही बार खरीद पाएंगे। पे अगर आप स्टडी करोगे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग तो इट्स मोर अबाउट इन्फ्लुएंसिंग पीपल। आप कैसे उसको उसके इमोशंस के साथ खेल पाते हो। तो आजकल अभी आपने जैसे बोला AI VR जैसी इनोवेशंस काफी ट्रेंड में है, तो आपका क्या नजरिया है? पहले रियल एस्टेट में सिर्फ 3D रेंडर्स बना करते थे, राइट, जो टिपिकल जो एलिवेशन बना लिया, एमिनिटीज दिखाती खत्म हो गया। आजकल इंटरैक्टिव वॉकथ्रूज बनती है, मतलब यू कैन प्ले अराउंड। एक गेमिफिकेशन वाला जो एस्पेक्ट आया है वो काफ़ी यूनिक है कि आप प्रॉपर्टी के अंदर चल रहे हो, यू कैन विजुअलाइज द प्रॉपर्टी, ये एक्चुअल में कैसा लगेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया के टॉप रियल एस्टेट मार्केटिंग लीडर्स के साथ। तो मैं हूं आपकी होस्ट भाग्यश्री, और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने टेक्नोलॉजी और अपनी क्रिएटिविटी को ध्यान में रख के इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस हासिल किया है। सो वेलकम करते हैं द वन एंड ओनली धीरज बंसल। हेलो धीरज, हाउ हाय आर यू? मैम, आई एम गुड। ओके, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देख के। तो कैन वी स्टार्ट? यस प्लीज। यस। तो धीरज, स्टार्ट से शुरू करते हैं। मार्केटिंग में आपकी इंटरेस्ट कैसे बनी और आपने ये जो करियर है वो क्यों चूज किया? सो मार्केटिंग ये डिसाइडेड नहीं था। आई नेवर बिलीव प्री प्लान होने चाहिए सब चीज़ें। लाइफ इज ऑल अबाउट कि सडनली कुछ हो, सरप्राइजेस हो। सो आई गिव यू अ बैकग्राउंड। आई डिड माई बैचलर इन मास मीडिया। मास मीडिया करने के बाद आई वर्क विद एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एंटरटेनमेंट कंपनीज, बहुत रिनाउंड कंपनीज थी मुंबई में। Then I also did my post graduation in advertising and MBA in marketing. So जब मैंने marketing में masters किया, that is how I realized कि real game is in marketing, advertising और promotions is just part of marketing. So eventually father ने decide किया पुणे shift करने का. When I went to Pune, I got a call from Gera Developments. So that is how I started my real estate journey. Then I worked with Gera, K Raheja, Kalpatru, Rohan, so on. So that is how ये decided नहीं था, but frankly speaking बहुत ही exciting journey है real estate में, and I love my field. Okay. कोई अर्ली चैलेंज या माइलस्टोन बताए जो कि आपके मार्केटिंग जर्नी को शेप करने में बहुत इंस्पायर्ड और इंटरेस्टिंग था रहा हो? So अगर आप रियल एस्टेट देखोगे, रियल एस्टेट बहुत ही डायनामिक फील्ड है। मतलब इफ आई हैव टू से प्रोडक्ट कैटेगरी में सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो होता है वो रियल एस्टेट होता है। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो कस्टमर शायद लाइफ में एक या दो बार ही ले सकता है, कोई कोई तो अफोर्ड कर भी नहीं पाते, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग। तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। कभी कभी तो चैलेंजेस तो डेफिनेटली रहेंगे, हर फील्ड में होते हैं। वैसे रियल एस्टेट में खुद के एक चैलेंजेस है। सो आई विल गिव यू वन सिचुएशन। व्हेन आई वाज वर्किंग विद के रहेजा, एक टाइम ऐसे आया जब एक ही लोकेशन पे हमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने पड़े, कुछ प्रीमियम, कुछ लग्जरी, कुछ अल्ट्रा लग्जरी। सो ये मार्केटिंग में बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि एक ही लोकेशन को आप 3 डिफरेंट प्रोडक्ट पोजिशनिंग में प्रमोट करो। सो पोजिशनिंग बेसिकली क्या होता है कि एक प्रोडक्ट को आप एक आइडेंटिटी देना, लुक एंड फील देना, और एक सर्टन ऑडियंस उसको कनेक्ट कर पाए। सो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बट डेफिनेटली चैलेंजेस तो होते ही है, और हर चैलेंजेस का कोई ना कोई रेमेडी होता है। सो देन वी ब्रेनस्टॉर्म। लीडर्स जो हमारे साथ होते हैं, मेंटर्स होते हैं, तो उनका रोल प्ले फिर बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें। करियर में ऐसे कोई आपका टर्निंग पॉइंट आया हो जिसके बारे में आप शेयर करना चाहोगे? जब तक बिजनेस ड्राइव कर रहा है तब तक पैशन रहेगा। जिस दिन लगा कि बिजनेस में इतना पोटेंशियल नहीं है, रियल एस्टेट एज अ फील्ड इज डेफिनेटली एक्साइटिंग, शायद और 5-10 साल और चल जाए, उसके बाद ही सैचुरेशन आएगा। सो आई वर्कड विद पुणे एंड मुंबई डेवलपर्स, जितना वेस्ट मार्केट है। पैशन एज सच, सो कुछ टाइम पहले आई वाज वर्किंग विद कल्पतरू, जहाँ पे मुझे ब्रेक मिला लग्जरी सेगमेंट में काम करने का।
इससे पहले हमारा मार्केटिंग वाज रिवॉल्विंग अराउंड कैंपेन, एटीएल मीडिया, बीटीएल मीडिया, कुछ होर्डिंग कर ली, कुछ प्रिंट एड कर ली, कुछ रेडियो कर लिया, उसमें मार्केटिंग खत्म हो जाता था। जब मैंने कल्पतरू में काम किया, दैट इज हाउ आई रियलाइज्ड कि मार्केटिंग इज नॉट अबाउट डूइंग प्रमोशन, कोई फ्लेक्स लगा दिया या कुछ प्रिंट कर लिया। इट्स ऑल अबाउट कस्टमर एक्सपीरियंस। लग्जरी और अल्ट्रा अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में ऐसा भी होता है कि वहां पे कितनी बार प्रमोशन करना ही नहीं पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर क्या चीज लेके जाते हैं अपने साथ में, नॉट जस्ट कम्युनिकेशन और कंटेंट। कुछ कुछ चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, कुछ फील होता है, कुछ ऑब्जर्वेशन होता है, वो जो क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है वो मैंने सीखा है। दैट इज हाउ आई रियलाइज कि रियल एस्टेट शायद और इंटरेस्टिंग बन सकता है अगर सीएक्स का एंगल उसमें लोड कर ले तो। सो वो एक आई बिलीव कि दैट इज द चेंज दैट इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट, और बहुत ही कम प्लेयर्स ये हासिल कर पाए। रियल एस्टेट मार्केटिंग काफी अलग है दूसरे सेक्टर से, राइट। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें सबसे यूनिक चैलेंजेस या फिर रिवॉर्ड्स क्या है? यूनिक चैलेंजेस तो काफ़ी है। अगर आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को स्टडी करें तो जैसे मैंने बताया था आपको कि कोई कोई कस्टमर शायद लाइफ में एक ही बार खरीद पाएंगे। तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि दो चीज़ों का ख्याल रखना। एक, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग जो बहुत ही रैशनल होता है और सोच समझ के लोग डिसाइड करते हैं। दूसरे एंड पे अगर आप स्टडी करोगे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग, तो इट्स मोर अबाउट इन्फ्लुएंसिंग पीपल। आप कैसे उसको उसके इमोशंस के साथ खेल पाते हो। सो रियल एस्टेट में दोनों चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, इमोशंस प्लस फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। मतलब आप एक हद तक इन्फ्लुएंस कर पाओगे, बट कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा। तो अगर दोनों चीज़ें सही तरीके से मिक्स कर पाए एंड कस्टमर आप पे भरोसा करे कि जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो, तो आई थिंक वो चैलेंजेस फिर ओवरकम कर सकते हैं। एंड देन प्रोडक्ट अपनी कैपेसिटी से फिर वेलोसिटी लाता है। पैंडेमिक के बाद आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आए हैं कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में रिसेंट ईयर्स में? सो पैंडेमिक खुद में ही एक अलग ही था। मतलब लिटरली गुज़बम्स आते हैं कि जब वो सोचते हम लोग, वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट इंडिया में था नहीं, वो वहां से शुरुआत हुई। अब वर्क फ्रॉम होम सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगता है, बट वर्किंग एट होम विद फैमिली एंड किड्स, लिटरली किड यहाँ पे और बाकी यहाँ पे, तो जो चैलेंजेस होते हैं खुद में ही होते हैं वो। एंड रियल एस्टेट कैसा है, बहुत ही ट्रेडिशनल एस्पेक्ट था। मतलब इससे पहले ट्रेडिशनल माइंडसेट होता था रियल एस्टेट का, बिकॉज मेजोरिटी फैमिली ड्रिवन बिजनेसेस होते हैं। वहां पे आपका इंट्रोडक्शन हुआ वीसी से, जो कि जूम कॉल्स होते हैं। yes. जो लोगों को पता नहीं था कैसे करना क्या, तो इनिशियल चैलेंजेस वो था। बट फिर जो कस्टमर्स घर पे रहते थे, पूरा दिन घर पे रहने के बाद उनको रियलाइज हुआ, जो शायद टेनेंट से रेंट पे रहते थे उनको रियलाइज हुआ कि खुद का घर होना बहुत जरूरी है। वो एक रियल एस्टेट के लिए बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर गया। और इवेंचुअली रियल एस्टेट ने फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्ट किया, जो बहुत टाइम से नहीं हो पा रहा था। सो उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हुई, काफ़ी कंपनीज सक्सेसफुल रही उस फील्ड में, और फिजिकल इससे बाहर निकल के वर्चुअल वर्ल्ड में एक वेंचर मिला रियल एस्टेट को। वो बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी था। और अभी भी आप स्टडी करोगे तो बहुत सारी चीज़ें अभी वर्चुअली अवेलेबल है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। yes. तो आई थिंक यही पेंडेमिक के बाद एक पॉजिटिव चेंज रहा है कि कुछ नया देखने को मिला इंडिया को, रियल एस्टेट कैटेगरी को, और कस्टमर को ओवरऑल एक्सपीरियंस में बहुत हेल्प कर रहा है विजुअलाइजेशन में। जो कि रियल एस्टेट कैसा होता है, आप जब प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो मेजोरिटी डेवलपर्स का अंडर कंस्ट्रक्शन में होता है। yes. शायद वो लैंड ही है आजकल तो, मतलब एक्सकवेशन भी नहीं हुआ तो भी बिक जाता है, प्रोजेक्ट्स आर सोल्ड आउट। तो वहां पे अगर आपको कस्टमर को विजुअलाइज कराना है, समझाना है कैसे आएगा, बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट, बिकॉज रियल एस्टेट वाज नेवर ट्रांसपेरेंट। आपको कुछ चीजें बताई जाती है और डिलीवरी पोजीशन के टाइम पे समझ में आता है कि अरे ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, आपने तो कुछ और बोला था। exactly. उनके एंड पे ऐसा था कि नहीं सर हमने बताया था, बट आप शायद आप वो विजुअलाइज नहीं कर पाए। तो ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो ये गैप फिल कर देता है और ट्रांसपेरेंसी लेके आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक ब्रांड के लिए लॉन्ग टर्म में। ओके तो आजकल अभी आपने जैसे बोला एआई वीआर जैसी इनोवेशंस काफी ट्रेंड में है, तो आपका क्या नजरिया है टेक्नोलॉजी रियल एस्टेट मार्केटिंग को किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है, और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है इस पे इम्पैक्ट होने का? इम्पैक्ट ऑलरेडी हो गया है। मतलब जितना भी ग्लोबल टेक्नोलॉजीज है वो इंडिया में देखने को मिल रहा है। स्टार्टअप इंडिया, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल जितने भी जायंट्स है वो सब इंडिया में आना चाहते हैं। टैलेंट अब समझ में आ रहा है इंडिया का क्या है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रियल एस्टेट में पैंडेमिक के बाद से जैसे ही आया है,
काफी सारे नए प्रोडक्ट्स भी बने हैं। पहले रियल एस्टेट में सिर्फ 3D रेंडर्स बना करते थे, राइट, जो Yes. टिपिकल जो एलिवेशन बना लिया, एमिनिटीज दिखा दी, खत्म हो गया। आजकल इंटरैक्टिव वॉकथ्रूज बनती है, मतलब यू कैन प्ले अराउंड। एक गेमिफिकेशन वाला जो एस्पेक्ट आया है वो काफी यूनिक है कि आप प्रॉपर्टी के अंदर चल रहे हो, यू कैन विजुअलाइज द प्रॉपर्टी, ये एक्चुअल में कैसा लगेगा। उसमें अगर एडिशनल कुछ टेक प्रोडक्ट्स ऐड कर ले जो शायद हर एज ग्रुप के लिए कंफर्टेबल ना हो, बट डेफिनेटली वो काफी एनहांस कर रहा है। अब तो इनफैक्ट एआई के आने से काफी कुछ चीजें और सिंपल हो गई है। अब उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों ही है। एडवांटेजेस की बात करें तो आपको 9 डिफरेंट लैंग्वेजेस में कस्टमर सर्विस मिल सकती है। अगर कोई सेल्स मैनेजर अवेलेबल नहीं है साइट पे, तो भी बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के एआई एजेंट आपको पूरा की पूरा प्रॉपर्टी बेच सकता है। ये एक बहुत ही यूनिक चीज है। अब जितने भी कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं, जो हम लोग टिपिकली प्री सेल्स बोलते हैं रियल एस्टेट में, वो भी ऑटो मोड पे चला गया है। पहले एक टाइम था कि 10 से 6 काम करते थे लोग, अब 6 से 10 का जो नेक्स्ट जोन है वो एआई टेक ओवर करता है, जो कि प्री सेल्स बॉट आ गया है। चैट बॉट बहुत ही कॉमन था, अब प्री सेल्स बॉट आ गया है। आपके लैंग्वेज में आपकी तरीके से बात करना, चीजों को समझना, और आपका जो कस्टमर जर्नी होता है वो पूरा कंप्लीट करना। और आई थिंक अभी नेक्स्ट फेज में ये भी आएगा कि आप जब साइट पे जाओगे तो अगर कोई ना भी हो तो भी कोई ना कोई वहां पे होगा जो कि एआई सेल्स एजेंट यू कैन से, जो आपको पूरा की पूरा जर्नी बताएगा, विजुअलाइज कराएगा। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम सोच भी नहीं सकते नेक्स्ट क्या आएगा, बट आई एम वेरी पैशनेट एंड पॉजिटिव अबाउट दिस कि कुछ नया सीखने को मिलेगा और कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा, जो डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा रियल एस्टेट में। कुछ डिसएडवांटेजेस बता सकते हैं इसके? डिसएडवांटेजेस ये है कि शायद जो हाईली स्किल्ड मैन पावर होता है, अब बहुत ही सिंपल तरीके से बताते हैं, अगर प्री सेल्स देखें आप, प्री सेल्स में बहुत सारे एजेंट्स के जो तरीका होता है बात करने का, कस्टमर इमोशंस को गेज करने का। फॉर इंस्टेंस में अगर देखें, अगर एआई ने टेक ओवर कर लिया फॉर अ चांस, सोच लो कि अब तो समझो नाइट में चल रहा है, डे में अगर हो गया तो उनका जॉब जा सकता है। दैट इज व्हाट आई कैन सी। अब टेक्नोलॉजी में यही एक चैलेंज आता है कि अगर टेक आ जाए तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। देयर इज नो लिमिटेशन इन प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी में। तो ह्यूमन इसमें थोड़ा सा वो आ जाता है, बिकॉज यू हैव टू बैलेंस योर फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ। और बीइंग इन बिजनेस तो कौन नहीं चाहेगा ग्रो करना वो पेस से, तो नथिंग कैन स्टॉप। तो वो एक मेरे को चैलेंज लग रहा है कि शायद ह्यूमन टैलेंट को टेक ओवर ना कर ले एआई। और अगर आप वैसे देखोगे तो एआई को ट्रेन करने के लिए सॉलिड ह्यूमन टैलेंट लगता है, जो कि हम लैंग्वेज लर्निंग ये वो जितने भी है टेक्निकल एस्पेक्ट्स, तो हम अपनी जितनी चीजें हैं वो अगर एआई को ट्रेन कर दे तो ट्रेन करने के बाद में एक लेवल के बाद में वो खुद ही ऑटो मोड पे अपग्रेड हो जाएगा। फिर हमें समझ में आएगा कि शायद हमें कमी है, तो वो एक थोड़ा सा फैक्टर आ सकता है। बट डेफिनेटली देयर इज अ स्कोप कि खुद को भी अपग्रेड करना है एआई के साथ में, सो दैट वो पेस पे हम दोनों ही ग्रो कर सके एआई के साथ। ओके, फाइन। लग्जरी रियल एस्टेट मार्केटिंग काफी अलग होती है, तो हाई एंड प्रॉपर्टी बायर्स के लिए जब हम कैंपेन रन करते हैं तो आपको क्या लगता है कि किस खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? सो लग्जरी जो वर्ड है वो मैंने रियल लग्जरी मुंबई में देखा था, जब सोबो में साउथ बॉम्बे में काम करने का मौका मिला। सो पूना में शायद टाइम लगेगा अभी लग्जरी को आने के लिए। बोलने के लिए हर कोई बोलता है वी आर इनटू लग्जरी, लोगों ने अपना ब्रांड्स बना लिया है, बट जो एस्थेटिक्स होता है लग्जरी का, जो डिटेलिंग होता है, दैट इज स्टिल मिसिंग इन पुणे। यू कैन डिमांड प्रीमियम, अब जस्ट कोई प्रोडक्ट को वो पर्टिकुलर लोकेशन पिन कोड में लॉन्च करने से लग्जरी नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती है। जस्ट टू गिव यू फ्यू एग्जांपल कि अगर कोई कैंपेन लॉन्च कर रहे तो ब्लैक और गोल्डन कलर में कोई लग्जरी नहीं बन सकता, या व्हाइट और गोल्डन में, या गोल्डन कलर दिखाने से लग्जरी नहीं होता है। अब लग्जरी डिफाइन होती है एडवर्टाइजिंग कैंपेन में आप कौन से लैंग्वेज में बात कर रहे हो ऑडियंस से, वो ऑडियंस वो लैंग्वेज से कनेक्ट हो पाएगा क्या नहीं। टिपिकली रियल एस्टेट में ऐसा होता है कि हमें हर चीज बतानी होती है, बट लग्जरी में ऐसा है कि जितना कम बताओगे उतना ज्यादा क्यूरियोसिटी डेवलप होता है। वो एक इंटरेस्टिंग चीज है लग्जरी की। लग्जरी में बहुत सारी चीजें जो होती है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होती है। आपका डिजाइन कैसा है, आपका लुक कैसा है, आप कौन से स्टाइल में क्रिएटिव डिजाइन करते हो, बहुत ही सटल होता है, बहुत मिनिमलिस्टिक होता है, जो शायद प्रीमियम बजट होम्स में बहुत मिसिंग है, और इसलिए वो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। लग्जरी का एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, और डेफिनेटली हर प्लेयर रियल एस्टेट में चाहता है कि हमें भी लग्जरी में जाना है, वेंचर करना है,
रीजन बीइंग कि शायद कुछ एडिशनल पर स्क्वायर फीट रेट पे वैल्यू एड मिल जाए उनको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से. बट लग्जरी इज नॉट अ वेरी इजी टास्क टू क्रैक इन पुणे मार्केट. बट कंसिडरिंग कि हाँ काफी कुछ चीजें नहीं आ रही है, पीपल आर ग्रोइंग, कंपनीज आर ग्रोइंग, नए नए टैलेंट्स आए हैं, तो डेफिनेटली देयर इज अ स्कोप पुणे मार्केट में. तो अभी आपने जैसे बताया पुणे में लग्जरी है ही नहीं, राइट. तो मैं खुद एक इंटीरियर डिजाइनर होके मुझे अभी ऐसे लग रहा था कि जितना मैंने देखा है वो एक लग्जरी है, और आप बोल रहे हो कि पुणे में लग्जरी है ही नहीं, तो आपका लग्जरी का डेफिनेशन क्या है एग्जैक्ट? आपने लिटरल मीनिंग में ले लिया, शायद बहुत सारे ऑडियंस उसको पर्सनल ना ले ले, जस्ट जोक्स अपार्ट. सो एग्जैक्टली वैसे नहीं बोला था मैंने कि लग्जरी एग्जिस्ट करता ही नहीं है. ओके. अगर आपको लग्जरी के बारे में और जानना है तो लग्जरी इज डिफाइंड बाय मेनी थिंग्स. एक चीज, आप खुद इंटीरियर डिजाइनर हो, आपको पता है कि प्लानिंग कितना जरूरी है. वैसे अगर डेवलपर ने उतने वो लेवल के टैलेंट में इन्वेस्ट किया जिसे हम आर्किटेक्ट्स बोलते हैं, इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, राइट? यस. उनको उतना इंपॉर्टेंस देना डिजाइन करने के लिए. बहुत ही बेसिक फर्नीचर लेआउटिंग, आपको पता है कि बहुत सारे अपार्टमेंट में शायद आपने ही फेस किया होगा, रेक्टेंगल शेप का एक लिविंग रूम होता है, दो तरफ डोर और विंडो आ जाता है, कहीं कहीं पे तो बालकनी या विंडो के सामने टीवी आ जाता है. अब ये बहुत ही लॉजिक है, इसमें नो ब्रेनर है, मतलब उसके लिए आर्किटेक्ट की भी जरूरत नहीं है. yes. आपको पता है टीवी पे उसकी लाइट आएगी तो टीवी विजिबल होगा ही नहीं, आपको वो ढकना होगा. अब ये सब चीजें बहुत ही बेसिक्स है, और वो अगर बेसिक्स आप सही तरीके से एड्रेस करो तो आपका प्रोडक्ट क्वालिफाई होता है लग्जरी में. एक ये एस्पेक्ट है. सेकंड, एस्थेटिक्स पे बहुत ध्यान दो, डिटेलिंग में. अब एस्थेटिक्स और डिटेलिंग बाय डेफिनेशन ऐसा है कि जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं आपके फ्लैट के, किस तरह के टाइल्स लगाओगे, किस तरह के डोर होंगे, उसका फिनिशिंग क्या होगा, क्वालिटी क्या होगा, क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान रखना होता है, वो डिफाइन करेगा लग्जरी. रियल एस्टेट टेंडेंसी ऐसा है कि नहीं रेट में बिठाना है, राइट? वो इंपॉर्टेंट नहीं है. अब मुंबई में लग्जरी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, कहीं कहीं पे तो 300-400 स्क्वायर फीट में भी लग्जरी डिफाइन होता है. पूना में शायद 2000 कारपेट भी लग्जरी में डिफाइन नहीं हो पाता है. तो ये एक डिफरेंस है लग्जरी का. अभी तक जितना मैं समझ रही थी, पुणे में मैं लग्जरी क्यों बोल रही थी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि हाँ पुणे में स्पेस है, राइट. तो पुणे में ऐसे कि हाँ आपने जैसे बोला 2000 स्क्वायर फीट में भी लोग सेटिस्फाइड नहीं है, कम पड़ जाता है लोगों को. और मुंबई में ऐसे कि 200 भी बहुत है. एग्जैक्टली. पूरी फैमिली उसमें भी एडजस्ट हो जाती है, राइट? सो कैसा होता है कि आपने मूवीज देखी है, कोई कोई ट्रेलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, मूवी देखने जाओगे तो फ्लॉप हो जाती है. वही खेल है. आप कुछ चीजें कॉपी कर सकते हो, बट उसको क्रिएट करना उसके लिए टैलेंट लगता है. बहुत सारे डेवलपर्स है जो लग्जरी में क्वालिफाई होना चाहते हैं, खुद को रीपोजिशन करना चाहते हैं कि हम लग्जरी में है. उसके लिए मेहनत लगती है, अच्छा एक्सपीरियंस लगता है, अच्छा टैलेंट लगता है, जो शायद एक सर्टेन कॉस्ट के साथ आता है. वो पुणे बेस्ड डेवलपर्स इन्वेस्ट करना इतना वर्थ नहीं समझते. दैट इज अ फैक्ट. बट अगर आप ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑडियंस भी बहुत बहुत ज्यादा ग्लैमर में बिलीव नहीं करते लग्जरी वाले. दे आर वेरी सिंपल, दे बिलीव कि सिंप्लिसिटी इज लग्जरी. लोग अपने रेंज रोवर, इनफैक्ट फरारी में भी आएंगे, दे विल कम इन सिंपल ड्रेस. ऐसा नहीं कि 3 पीस सूट पहन के आ गए, फ्लैशी इक्विपमेंट्स लेके आए हैं जो दिखाएंगे. वो एक डिफरेंट ही सेगमेंट होता है, उनको समझना भी बहुत जरूरी है. ओके. कुछ नहीं, मेरा इंटीरियर एज ए इंटीरियर डिजाइनर एक ईगो हट हो गया. अच्छा. इसीलिए मैंने पूछा. बहुत लोगों का हुआ होगा, सॉरी, बट ऐसा कुछ इंटेंडेड नहीं था. बहुत ही ही सॉफ्ट नोट पे ये डिस्कशन चल रहा है. ओके. आपने काफी मार्केटिंग टीम्स को लीड किया है, तो आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है, और आप क्रिएटिविटी और रिजल्ट्स दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं? सो क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है. बीइंग इन मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, क्रिएटिविटी ही एक्सपेक्टेशन है. मतलब कोई भी ब्रांड का एक्सपेक्टेशन ये है कि बेटर क्रिएटिव्स लेके आए, वो मार्केटिंग इसलिए हायर करते हैं. बट फोकस होना बहुत जरूरी है. फोकस मतलब आपका रिजल्ट क्या होगा. सो मार्केटिंग से रिजल्ट क्या होता है? बेटर लीड्स क्वालिटी, बेटर वॉक इन, क्वालिफाइड वॉक इन जो कि फाइनली बुकिंग में कन्वर्ट हो जाए. बुकिंग ऐसी की जो कैंसिलेशन में ना आ जाए. मतलब बहुत सारे आजकल बोगस बुकिंग भी हो रहे हैं कि कैंसिलेशन हो जाता है, दिखाने के लिए बुकिंग की है. कुछ कुछ मार्केटिंग कैंपेन बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं बट सेल्स कन्वर्जन नहीं हो पाता है, राइट? तो ये सब चीजों पे ध्यान रख के एक अच्छा टीम डेवलप करना बहुत ही चैलेंजिंग है. अब ये ऐसा है कि हर लोगों की अपनी खूबी होती है. कोई कोई टैलेंट किसी चीज में बहुत ही अच्छा है,
किसी चीज में नहीं है, तो वो क्रिएटिव को बैलेंस करना, कोलैबोरेट करना, एज अ लीडर ऐसा नहीं कि मैं बॉस हूं, उनके साथ में काम करना बहुत जरूरी है। yes. अगर वो क्वालिटी है तो शायद एक बेटर टीम डेवलप कर सकते हैं। इफेक्टिव मार्केटिंग टीम बिल्ड करते वक्त आपने क्या लेसन सीखा है? इफेक्टिव मार्केटिंग टीम तो वर्ड ही बहुत यस ऐसा कुछ होता नहीं है, बिकॉज आई रिस्पेक्ट टैलेंट। हर किसी बंदे में, जैसे आप एक इंटीरियर डिजाइनर हो, राइट, आपका एक डिफरेंट टैलेंट है। अगर मैं कल आपको बोल दूं कि आप डिजाइन करो कोई कैंपेन, आप नहीं कर पाओगे। फोर्सफुली किसी को नहीं बोलना कि आप ये करो, उससे बात करो, उससे समझो उसके टैलेंट क्या है। मार्केटिंग इज लाइक कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन। मार्केटिंग मार्केटिंग कॉम्बिनेशन सब चीजों का है, उसमें हर एक चीज में बिट्स एंड पीसेस में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो पहले समझना, उसके बाद उसको वही काम एलोकेट करना, और जो चीज शायद उसकी वीकनेस हो उसमें उसको एक्सेल कराना, सिखाना, फिर उस हिसाब से आप इफेक्टिव मार्केटिंग टीम डेवलप कर सकते हो। बट वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो कितना अडेप्ट कर सकता है अपने खुद को। जो नहीं करना चाहते उनको वहीं बिठाना, जो करना चाहते उनको लेके चलना ऊपर, वो इंपॉर्टेंट है। ओके। रियल एस्टेट मार्केटिंग में काफी प्रेशर होता है, राइट। तो ये स्ट्रेसफुल जो सिचुएशंस होती है उसमें आप क्लैरिटी और क्रिएटिविटी कैसे मेंटेन करते हो? क्लैरिटी मिलने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप क्वेश्चन पूछना चालू करो। आपको कुछ बोला गया है और आप काम करना शुरू कर देते हो तो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आप क्वेश्चन करो, क्यों, वाई। कुछ चीजें अगर नहीं है, मतलब रेलेवेंट नहीं लगता है आपको, तो नो बोलना सीखो, जो शायद नहीं कर पाते लोग। बिकॉज क्या होता है ना, एक लेवल के बाद रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट नंबर्स। आपको बेचना है, बेचना है, बेचना है, बट बेचने बेचने के इसमें आप लॉस्ट हो जाओगे, राइट। कम चीज करो, अच्छी करो, रिजल्ट आएगा, खुद पे भरोसा रखो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई, क्यों करना है। अगर आपको कुछ चीज क्रिएट करनी है, जैसे कि हमें अगर कैंपेन का ब्रीफ है कि चलो एक कैंपेन बना दो, अच्छा कैंपेन क्यों बनाना है, पुराने कैंपेन का क्या हाल है, क्यों नहीं हो रहा है वो, ऐसी क्या चीज है जो आपको नहीं कनेक्ट हुई। सेल्स वालों से बात करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, कस्टमर से बात करना, वो बहुत जरूरी होता है। शायद ही कोई साइट पे जाता होगा। मार्केटिंग ऐसा है कि एचओ में बैठ के वहीं 10 to 6 जॉब खत्म हो गया। जाके कस्टमर को समझना, सेल्स की प्रॉब्लम होती है, सेल्स और मार्केटिंग में हमेशा फ्रिक्शन होता है, क्योंकि मार्केटिंग समझता है कि हम बेस्ट है, सेल्स समझते हैं कि यार मार्केटिंग को कुछ आता ही नहीं है। वो जो गैप है वो कब फिल होगा आपका, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ रैपो बनाना, कस्टमर जब भी आते हैं उनको शैडो करना, समझना एक्चुअल में वो क्या चाह रहे हैं। शायद उनको वो चाहिए ही नहीं जो आप बेचना चाह रहे हो, या आपके पास कुछ है वो बता नहीं पा रहे हो। तो वो चीज गैप फिल करना बहुत जरूरी है, जो शायद लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। ओके। आप एक चैलेंजिंग मार्केटिंग कैंपेन या कोई एक्सपीरियंस ऐसे बता सकते हो कि जिसमें जो प्लान नहीं था और उससे आपने क्या सीखा है एग्जैक्टली? चैलेंजिंग मार्केटिंग कैंपेन तो बहुत आते हैं। अब मार्केटिंग कैंपेन का एक्सपेक्टेशन बहुत वियर्ड होता है बहुत लोगों को, कि कैंपेन लाइव कर दिया और पूरा प्रोजेक्ट बिक जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। मार्केटिंग कैंपेन लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है साइट पे आने के लिए, बट अल्टीमेटली जो क्लोज होता है कस्टमर, वो स्केल्स के स्किल सेट पे होता है, सेल्स के, और आपके प्रोडक्ट में कितना मीट है। बेसिकली आप कौन से टाइप के एम्यूनिटीज दे रहे हो। जैसे कि मैंने बताया, प्लानिंग बहुत जरूरी है। आप फर्नीचर लेआउट कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो, कितने ट्रांसपेरेंसी से आप पिच कर रहे हो, आपका कंस्ट्रक्शन वो पेज से चल रहा है नहीं चल रहा है, आपका कॉस्टिंग सही है क्या नहीं, कस्टमर फील कर रहा है कि वो वैल्यू ऐड हो रहा है, उसको नहीं हो रहा है। बिकॉज आपको पता है कस्टमर लाइफ में एक या दो बार ही घर खरीदेगा। कस्टमर्स आजकल बहुत स्मार्ट है। पहले के कस्टमर ऐसे होते थे कि जो बोला वो चले जाते थे। नाउ इज लाइक कि कस्टमर आर वेल रेड। दूसरा इंपॉर्टेंट लेयर इसमें ऐड हो गया है चैनल पार्टनर्स का। अब पार्टनर्स एज अ एडवाइजर का रोल प्ले करते हैं। कस्टमर्स को अगर कुछ चीजें नहीं पता है तो एडवाइजर उसको एजुकेट करते हैं। पहले ऐसे नहीं था, पहले कमीशन के पीछे भागते थे वो, चलो 3-4 टक्के मिल गए। आजकल वैसा नहीं है। आजकल पार्टनर्स भी बहुत ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, बिकॉज वो भी एक ब्रांड बनना चाहते हैं। तो ये सब चीजें बहुत क्रिटिकल है। ओके। कोई बुक्स या कोई एक्सपीरियंस जो मार्केटिंग थिंकिंग या प्रोफेशनल ग्रोथ में इन्फ्लुएंस करते हैं आपको? बुक्स, वैसे तो मैं एक ही बुक को बिलीव करता हूँ जो कि है सीक्रेट। वो आपका खुद का जो अल्टीमेट पोटेंशियल है वो रियलाइज कराता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि विजुलाइज करना कि आप क्या बनना चाहते हो, जो बहुत लोगों में मिसिंग है, जो कि विजन बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में। एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो काफी एक्सपीरियंसेस थे। फॉर्चुनेटली मुझे काफी अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका मिला। काफी अच्छे मेंटर्स, लीडर्स, डायरेक्टर्स मेरे को मिले जो गाइड करते हैं। जस्ट पॉइंट आउट करना नहीं होता उनका इंटेंशन, बताना होता है कि यार मेरे को ये चाहिए, ये शायद मिल नहीं रहा है मेरे को। वैसे ही हम कोप अप करते हैं, और दैट इज हाउ यू क्रिएट मेमोरेबल एक्सपीरियंस। सो
ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। जो यंग मार्केटर्स है रियल एस्टेट में जो लीड करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या इसेंशियल स्किल्स या फिर माइंडसेट जरूरी है जो उनको फ्यूचर में करियर डेवलप करने में हेल्प कर सकता है? मार्केटिंग रियल एस्टेट में, यस। टू बी प्रिसाइज। यस। अच्छा, अगर किसी को मार्केटिंग में रियल एस्टेट में करियर बनाना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में पहले काम करे, बिकॉज एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक सपोर्ट फंक्शन है मार्केटिंग के लिए। एज अ मार्केटिंग क्लाइंट साइड पे हम कॉल करते हैं एजेंसी को रिक्वायरमेंट के लिए। वो रिक्वायरमेंट को समझना और उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना, वो आपको क्लाइंट साइड पे नहीं समझ में आएगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको मार्केटिंग में करियर बनाना है, दैट टू रियल एस्टेट में, तो आप किसी एड एजेंसी से शुरुआत करो, वहां पे एटलीस्ट 2 साल स्पेंड करो। अब मार्केटिंग वाले ड्रिल करते एजेंसी को, दैट इज हाउ यू विल ग्रूम। यहाँ पे आने के बाद एक थोड़ा कंफर्ट जोन आ जाएगा, बिकॉज बहुत सारे जो क्रिएटिव आइडियाज वो एजेंसी से निकलते हैं, बहुत अच्छी एजेंसी से। सो आई विल सजेस्ट कि स्टार्ट विद एजेंसी। इवेंचुअली मार्केटिंग में आने के बाद आपको रियलाइज होगा कि जो गैप्स होते एड एजेंसी में और मार्केटिंग क्लाइंट साइड में, वो गैप अगर फिल हो गया तो बहुत ही अच्छा कैंपेन बन सकता है। और एजेंसी के साथ आप सही तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हैं। कोलैबोरेशन इज अ थिंग। किसी को दिखाना नहीं कि आपका कैंपेन बेस्ट है, उसका कैंपेन बेस्ट है। जो कस्टमर साइकोलॉजी होती है, जो ब्रांडिंग के लॉज होते हैं ये सब चीजें आपको बाहर नहीं समझ में आएगी। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी में टाइम स्पेंड करो, समझो तरीका, क्रिएटिव डायरेक्टर्स के साथ उनका विजुअलाइजेशन टेक्निक क्या है, कॉपीराइटिंग में कंटेंट कैसे ड्राफ्ट करते हैं, एक प्रिंट एड का कंटेंट वर्सेस एक सोशल मीडिया का पोस्ट, बहुत अंतर होता है उसमें। ये दोनों चीजें आपको एड एजेंसी में समझ में आएगी। वो एक्चुअल टैलेंट है जो पूरा मार्केटिंग का रूल कर रहा है, हम सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं, राइट? तो इंपॉर्टेंट है कि आप एजेंसी साइड काम करो, वहां से शुरुआत करो, इवेंचुअली आपका करियर बन जाएगा। आपकी एक्सपीरियंस से रियल एस्टेट में ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो अपने जो नए मार्केटर्स है वो अवॉइड कर सकते हो? ऐसे तो बहुत सारे मिस्टेक्स है। अब फॉर्चुनेटली मेरे को मौका मिला बॉम्बे में काम करने का, तो मेरे को समझ में आया कि पूना की मार्केटिंग वर्सेस मुंबई मार्केटिंग। तो पूना में एक टेंडेंसी है कि 10 होर्डिंग पे फ्लेक्स लगा दी, हमारा कैंपेन लाइव हो गया तो इट्स अ सक्सेसफुल कैंपेन। ब्रांडिंग इज नॉट द थिंग। ब्रांडिंग के अलावा बहुत सारी चीजें मैटर करती है। उसका वो कंटेंट पीस को 360 डिग्री इंटीग्रेट करना अक्रॉस मीडियम में। बहुत सारे ऑडियंस है जो शायद वो होर्डिंग देखे ही नहीं। तो इंपॉर्टेंट है कि वो जो मीडिया कंज्यूम करता है वो मीडिया तक जाना, और वो आपके मीडिया प्लान में होना भी चाहिए। आपको वो पहले ही विजुलाइज करना पड़ेगा। और ये सब खर्चा करते वक्त ध्यान में रखना कि हमारा एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है जिसका एक लिमिटेशन है। हर एक प्रोडक्ट का एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का लिमिटेशन होता है। बहुत ही वेग एग्जांपल तो 2% हो गया आपके रेवेन्यू का, राइट? उस लिमिटेशन में काम करना और 360 डिग्री इंटीग्रेशन करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अगर ये चीजें आप सीख लो तो शायद आपका जो मार्केटिंग कैंपेन है वो सक्सेसफुल होगा। बहुत सारे लोग ओवर स्पेंड कर लेते हैं बिकॉज उनका मीडिया प्लान ही सही नहीं है। उनका जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होता है, जो एक स्ट्रैटेजी होता है उसके लिए, राइट, कि आप उतने एक्विजिशन में क्या चीज कर सकते हो। आपको पता है जब वो बजट प्रिंट एड को क्वालिफाई करेगा ही नहीं तो जबरदस्ती उसमें प्रिंट एड डालना नहीं जरूरी है। शायद आप बोलोगे फ्रंट पेज फुल पेज ही चाहिए मेरे को, बट आपको पता है आपका बजट नहीं है, तो क्यों आप फोर्स कर रहे हो? इट्स बेटर कि आप प्रिंट एड स्किप कर दो। तो ये एक्सपीरियंस से आता है, और आई थिंक वो एक्सपीरियंस अगर हो तो वो मिस्टेक्स नहीं होगी। ओके। फ्यूचर में कौन से मार्केटिंग ट्रेंड या स्ट्रेटजीज है जो आपको सबसे ज्यादा एक्साइट कर रहे हैं, और आपको लगता है कि मार्केटिंग लीडर का जो रोल है वो किस तरह से इवॉल्व हो सकता है? सो मार्केटिंग, जैसे मैंने बताया कि अब मार्केटिंग लैंडस्केप बहुत चेंज हो रहा है। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी कि एक कैंपेन क्रैक किया, उसको होर्डिंग और प्रिंट पे डाल दिया तो कैंपेन खत्म हो गया। अब जो नई ट्रेंड मार्केटिंग में आई है दैट इज टेक, कि क्या आपका कोई टेक्नोलॉजी या डिजिटल एंगल उसके साथ कनेक्टेड है। सीजीआई बहुत फेमस हो रहा है आजकल मार्केट में। तो हैविंग अ कैंपेन जिसमें हर चीज, हर एक फ्लेवर में आप कंटेंट प्रेजेंट कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर्स बहुत फेमस हो रहे हैं आजकल। अब वो भी एक कैंपेन बन सकता है। किसी इन्फ्लुएंसर को आप बताना है, हम जो होर्डिंग बनाते हैं एक सिंपल टेक्स्ट और विजुअल डाल के, वो आप इन्फ्लुएंसर के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। पूना में ऐसे बहुत सारे अनटैप्ड पिन कोड है जो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर सही तरीके से उसको मार्केट करे तो। मार्केटिंग इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग अ क्रिएटिव, हैविंग अ विजुअल एंड कॉपी, बट लोगों को एजुकेट करना सिर्फ प्रिंट से नहीं हो पाएगा, राइट? अब मीडिया में दो चीज होती है, एक वन वे कम्युनिकेशन की आपने जो बता दिया प्रिंट के थ्रू, होर्डिंग के थ्रू। दूसरा होता है टू वे कम्युनिकेशन, कि
कहीं एक प्लेटफॉर्म पे मौका दो ऑडियंस को भी बोलने का, यस कि जो चीज आप बोलना चाह रहे हो वो उनको समझ रहा है क्या नहीं, वो जानना बहुत जरूरी है। कि वैसे टाइप के आपके मीडिया चैनल्स आपने कंसिडर करना भी चाहिए। अगर ये सब कॉम्बिनेशन हो तो शायद सक्सेसफुल हो सकता है। तो बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग पे ध्यान रखना होता है और वैसे आप सक्सेसफुल बन सकते हो। ओके अब एक क्विक फन राउंड करते हैं जिसमें आपको सिर्फ एक सेंटेंस में आंसर करना है। सेंटेंस में? यस एक मार्केटिंग बज़वर्ड जो लोगों को यूज करना बंद कर देना चाहिए। वी आर लग्जरी। ओह यस ऑब्वियसली। हाँ अगर मार्केटिंग नहीं होती तो क्या करियर चूज करते आप? अब बहुत कम लोगों को पता है, मैंने अपना करियर जो है वो यशराज फिल्म से स्टार्ट किया था। अगर शायद आज यहाँ नहीं होता तो मैं किसी शूट के सेट पे होता, मैं एज अ डायरेक्टर। एक बुक या पॉडकास्ट जो हमारे लिसनर्स को आप जरूर रिकमेंड करना चाहोगे? जैसे मैंने बताया था, सीक्रेट इज द Okay. थिंग, सेल्फ हेल्प बुक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर किसी ने पढ़ना चाहिए। ओके एक पर्सनल हैबिट जो आपको प्रोडक्टिव और इंस्पायर्ड रखती है? टॉक टू योरसेल्फ, मतलब खुद से बात करो एटलीस्ट 10 मिनट मिरर के आगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को समझना। हम दुनिया समझने के चक्कर में खुद को समझ नहीं पाते, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। धीरज ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा इंसाइटफुल और एंगेजिंग रहा। सीरियस तो नहीं हो गया ना? नो 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 अच्छा। नथिंग। थैंक्स अ लॉट आपका विजडम और आपकी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। रियल एस्टेट मार्केटिंग एक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि लोगों को समझने का और इनोवेशन एम्ब्रेस करने का तरीका है। ऑडियंस को थैंक्स करते हैं फर्स्ट एपिसोड देखने के लिए और ऐसे ही हमें जुड़े रहिए ताकि आगे भी बहुत सारे अमेजिंग लीडर्स हैं जिनके साथ हमें ये डिस्कशन करना है। टिल देन स्टे इंस्पायर्ड। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।